हेलो हेलो हेलो, वॉइस की दिक्कत आ रही है? हेलो, अभी आ रही है सही? अभी सही आ रही है? हाँ जी, चलो अभी ठीक आ रही है, एक बार मेरे को बता दो भाई। हेलो हेलो हेलो, इसकी आवाज बंद करो, वॉइस की दिक्कत आ रही है। हेलो, अभी आ रही है सही? अभी सही आ रही है? हाँ जी, चलो अभी ठीक आ रही है, एक बार मेरे को बता दो भाई। हेलो, ओके, तो फिर से इंट्रो दूं। तो हेलो मेरे बच्चों, मैं हूं पूजा मिश्रा, आपकी मेंटर, आपकी ट्यूटर, आपकी दीदी या आपकी बहनी, चाहे जो बोलिए। तो भैया मैं पढ़ाने वाली हूँ हिंदी आप लोगों को, और परिश्रम की हिंदी की ये फर्स्ट क्लास है। तो जितने बच्चे हैं फटाफट जुड़ जाए, जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए। देन हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। अच्छा, जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि ऐप पर क्लास क्यों नहीं चल रही है, तो मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे रसगुल्लो, ऐप पर क्लास चलेगी, बट ये फर्स्ट क्लास है, इसीलिए ये क्लास फर्स्ट यूट्यूब पर एकदम फ्री मिल रही है। ठीक है बच्चा, अभी आवाज सही है? अभी आवाज सही है ना? क्लियर है? ओके 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 ओके, तो जय बोलो बजरंगबली महाराज की, और शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। तो भाई लोग, परिश्रम की फर्स्ट क्लास है और आपकी बुक का पहला चैप्टर जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप हम लोग आज के इस चैप्टर को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है अगर ध्यान से सुनोगे तो। और अगर तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा, ध्यान से नहीं सुना, तो इतना बोर हो जाओगे कि कहना ही क्या ही कहें, अब उस पे जाने दो। ठीक है, तो भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अपने इस चैप्टर की। परिश्रम की फर्स्ट क्लास है, यूपी बोर्ड अपने इस बैच की। और हाँ, जैसे इस बार का एग्जाम एकदम ताबड़तोड़ तरीके से बच्चे दे के आए थे ना, जैसे हिंदी का एग्जाम जैसे ही बच्चे दे देंगे अपने स्कूल से बाहर निकले थे और चेहरे पे जो बढ़िया ये बड़ी वाली क्लोजअप वाली स्माइल लेके आए थे, इस साल 2027 में भी आप लोग ऐसी ही स्माइल लेकर एग्जाम सेंटर से बाहर आओगे, अगर स्टार्टिंग से ही आप लोगों ने अच्छी पढ़ाई की। हिंदी को हमेशा बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं। वैसे जब हिंदी हल्की कैसे हो सकती है, जब मैडम इतनी भारी भरकम पढ़ा रही है ना। जब मैडम इतनी भारी भरकम पढ़ा रही हैं, तो भाई फिर हिंदी को कैसे हल्के में ले सकते हो। तो हिंदी का सीन ये होने वाला है भाई कि हिंदी को शुरुआत से ही आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ना। शुरुआत से ही आप लोगों को बड़े आराम से इसको एक एक पॉइंट समझ के करना होगा, ताकि एग्जाम टाइम पे आपके ऊपर बर्डन ना आए कि मैम इकट्ठा कैसे सारी चीजें तैयार करें। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं भाई अपने चैप्टर की। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारा क्या क्या है। पहला तो हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होगा, और एक्सप्लेनेशन से पहले हम एक टॉपिक कवर करेंगे जिसको कहेंगे एक संक्षिप्त परिचय। मतलब इस पाठ को लिखने वाले जो हमारे लेखक हैं, हमारे जो लेखक हैं इस चैप्टर को लिखने वाले कौन है भाई, बताना जरा कमेंट बॉक्स में। भैया हल्ला मचा दो, इसके लेखक कौन है, फटाफट कमेंट बॉक्स में हल्ला मचा दीजिए, इसके लेखक कौन है। क्लास में दिक्कत हो रही है क्या? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि इसके लेखक कौन है। हाँ जी, मैम कैसन बानी? एकदम ठीक ठाक बानी। ओ हो बेटा, ऐप पर नेक्स्ट टाइम से क्लास चलेगी, डोंट वरी, ऐप पर क्लास चलाई जाएंगी। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्लास आपकी ऐप पर ही होगी। फर्स्ट क्लास है इसलिए यूट्यूब पे चल रही है। ठीक है, तो कौन है भाई इनके लेखक? जी हाँ, हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल चच्चा जी। ये चच्चा जी के बारे में जितना जाने उतना कम है। हमारे ये चच्चा बड़े महान चच्चा हैं। इनको महान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे जो ये चच्चा जी हैं, इट्स मीन हमारे जो ये चाचा जी हैं, इनका ही पहला चैप्टर आपकी किताब का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो राष्ट्र का स्वरूप जो है बेटा, राष्ट्र का स्वरूप हमारा एक निबंध है। ठीक है, ये क्या है, हमारा एक निबंध है। थोड़ा सा परिचय मैं इसका दे देना चाहूंगी, जिसमें हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे कि पृथ्वी किससे बनी है, एक राष्ट्र को कैसे तैयार किया जाता है, एक राष्ट्र की शुरुआत कैसे होती है। राष्ट्र को बनाने के लिए तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, भूमि, जन और संस्कृति। इन तीन चीजों का अर्थ क्या है, आखिर इनका क्या काम है एक राष्ट्र को तैयार करने के लिए। तो वासुदेव शरण चच्चा जी ने बहुत ही प्यारे से, बहुत ही ढंग से, बहुत ही एक सही तरीके से इस निबंध को प्रेजेंट किया है कि हम लोग अगर पढ़ते हैं तो मतलब
मजा आ जाती है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम अपने चच्चा जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेके, उसके बाद हम चैप्टर पे आएंगे। तो हमारे जो ये वासुदेव शरण अग्रवाल चच्चा जी हैं, दिख रहे हैं चच्चा जी, इनकी ये छोटी सी प्यारी सी क्यूटी सी मूछू दिख रही है, मूछू, क्यूटनेस को ऐसी बोलेंगे ना, मूछू, मतलब इनकी छोटी सी मूछ दिख रही है। हाँ जी, तो यही हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल चच्चा जी हैं, जिनका जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। मतलब इनका जो बर्थडे आता है वो 7 अगस्त को होता है। ठीक है, तो इनका जन्म बेटा 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान की अगर बात करते हैं तो मेरठ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। उपाधि की बात करते हैं तो पीएचडी और डीलिट की इनको उपाधि प्राप्त हुई है। मतलब शिक्षा के मामले में ये बहुत ही अच्छे थे। इनको जो उपाधि मिली है, इन्होंने पीएचडी किया है और डीलिट की इनको उपाधि मिली है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भाषा इनकी। भाषा यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जा रही है? भाषा बात करने वाली भाषा की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो भाषा की बात हो रही है वो बात हो रही है कि इन्होंने कौन सी भाषा में अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो इनकी रचनाओं की जो भाषा होती थी बेटा वो विषयानुकूल होती थी, मतलब विषय के अनुकूल। जैसा इनका विषय रहता था उसी के अनुसार इनकी भाषा रहती थी। प्रौढ़ रहती थी, प्रौढ़ इन द सेंस थोड़ी बुजुर्गों टाइप की रहती थी, थोड़ी बड़ी भाषा रहती थी। बड़ी इन द सेंस की भाषा बूढ़ी नहीं हो गई, भाषा में कुछ ऐसे शब्द थे जो बहुत पुराने रहते थे। ठीक है, परिमार्जित रहती थी खड़ी बोली। उस समय जिस प्रकार की भाषा खड़ी बोली चलती थी उसी को अर्जित करके ये बोलते लिखते थे। ठीक है, इनके लिखने की जो शैली थी बेटा विचारात्मक थी, गवेषणात्मक थी और व्याख्यात्मक थी। ये तीन प्रकार की शैलियां आप अपने दिमाग में बैठा लो। जितने भी आपके लेखक होंगे इन्हीं शैलियों को आपको बताना होगा, यही शैली आपको वहां पर बतानी होगी। ठीक है, ठीक है बेटा। 4 बजे ऐप पर भी मेरी क्लास जाएगी और आज जो पहली क्लास है वो भी 4 बजे। हाँ जी, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जितना मैं बता रही हूँ नोट करते चलिए, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से जब हमारे बुक में क्वेश्चन आएगा कि लेखक का साहित्यिक परिचय दीजिए। आप लोगों को याद होगा कि मैंने ब्रिज कोर्स में बताया था या फिर मैंने सिलेबस इंट्रो में ये बताया था ना कि साहित्यिक परिचय आएगा। 10th में आप लोगों ने जीवन परिचय लिखा है, 12th में आपको साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आएगा। क्या डिफरेंस है, कैसे लिख रहा है वो मैं बताऊंगी, बट वो इसी की हेल्प से हो पाएगा। तो आपको ये सारी चीजें नोट करते चलना है, समझे भैया? कहो गुरु, ठीक है। मैम किट अभी तक नहीं आया, आ जाएगा आ जाएगा, डोंट वरी। चलो चले। हाँ जी, प्रमुख रचनाएं पृथ्वी पुत्र बेटा, यही वो निबंध संग्रह है जिसमें से इस निबंध को लिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप। ये पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से ही राष्ट्र का स्वरूप निबंध लिया गया है। भारत की एकता, कल्प वृक्ष, मातृभूमि, वागधारा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा? यही इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी, नोट्स मिल जाएंगे, काहे परेशान हो रहे हो? नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैम हफ्ते में केवल एक ही क्लास होगी। अच्छा हाँ, इस चीज को मैं तुम लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ। हमें पूरे साल को ध्यान में रखते हुए ही क्लासेस सेट की हैं। हमारी जो क्लासेस शेड्यूल हुई हैं, अगर हिंदी की हफ्ते में एक क्लास है तो डोंट वरी, जितनी क्लासेस है इनफ है, मैं पूरा उसी में पढ़ा दूंगी। आपको इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चा? ओके आयुष, इसका रिकॉर्डेड पार्ट मिल जाएगा बेटा, यूट्यूब पे ही पढ़ा होगा। मैम ये प्रेमचंद के चच्चा है क्या? नहीं, गलत बात बतावत बा हो। चलो आगे चली। ओके 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 ओके, फटाफट करते बेटा, चैप्टर लंबा है ना। चलो, इनकी जो मृत्यु हुई है, मतलब इनका देहावसान जो हुआ है वो 27 जुलाई 1967 ईस्वी में हुई। साहित्य में अगर स्थान की बात करते हैं तो इनको साहित्य में क्या स्थान दिया गया है? ठीक है, तो ये एक निबंधकार है, टीकाकार रहे, साहित्यिक ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में इनको ख्याति प्राप्त हुई है। ठीक है, यही वो चच्चा है वासुदेव शरण अग्रवाल चच्चा जी। इनको मत समझ लेना हम आई भैया, हम चच्चा ना हो ही, ठीक, कन्या है, कन्या, सुंदर सी प्यारी सी कन्या, चच्चा ऊपर है। ठीक है भैया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। अब शुरुआत करते हैं चैप्टर की। चैप्टर का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र के स्वरूप को बनाने में मैंने पहले बताया था कितने चीजों को बोला गया है, जरूरी है 3 चीजों में। ठीक है, कौन कौन सी वो 3 चीजें हैं, जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट बताइए जल्दी, कौन कौन सी वो 3 चीजें हैं? कौन कौन सी चीजें हैं बताइए। मैम आप कहां से हो? हम भैया हैं प्रयागराज से। जल्दी बताइए कौन कौन सी वो 3 चीजें हैं। चच्चा चच्ची नहीं अगर मारेंगे भी आके।
मैम PW ऐप पर आपकी क्लास नहीं, मैंने इन्फिनिटी प्रो लिया है। बेटा प्रिंस परेशान मत हो, क्लास ऐप पर चलेंगी। ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं फ्री। आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो हमारी ऐप पर चलेगी, ठीक है। परेशान बिल्कुल मत होइए आप लोग। भूमि, जन और संस्कृति, चलो अब इसको हम समझते हैं, ठीक है। फटाफट समझते हैं चैप्टर को, बहुत मस्त चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। समझिएगा कि भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप बनता है। सम्मिलन होता है मिलना, ठीक है, मिलाना या मिलना। तो हमारे लेखक क्या कहते हैं कि भूमि, भूमि पर रहने वाले मनुष्य, मतलब अपनी धरती पृथ्वी, पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य, और मनुष्यों की जो संस्कृति है, मतलब उनका रहना सहना, उनकी बातचीत, उनका खान पान, उनका पहनावा, वेशभूषा, ये सारी चीजें, ठीक है। ये सारी चीजों को ही मिलाकर, मतलब इन्हीं तीन चीजों को मिलाकर क्या बनता है बेटा, राष्ट्र का स्वरूप बनता है। एक राष्ट्र को निर्मित किया जाता है, एक राष्ट्र तैयार किया जाता है, ठीक है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, देव अर्थात ईश्वर ने किया है। भूमि को किसने बनाया है, कहा जाता है ना सृष्टि के रचयिता कौन है, ईश्वर है। भूमि का निर्माण किसने किया है, देवों ने किया है। वह अनंत काल से है, अनंत काल अर्थात हम मनुष्य हैं। भाई मुझे इस धरती पर आए अभी 27 साल हुए, आप लोगों को इस धरती पर आए अभी मुश्किल से 16-17 साल हुए होंगे, 18 साल हुए होंगे, 20 साल हुए होंगे, है ना। लेकिन हमारे माँ बाप को आए भी ज्यादा से ज्यादा 40-50 साल ही होंगे। उससे पहले उनके माँ बाप को आए पता नहीं कितने साल होंगे। लेकिन जो हमारी पृथ्वी है वो अनंत काल से है। वो कब से है, वो अनंत काल से है, जिसकी कोई गिनती नहीं है, ठीक है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। पृथ्वी तब से है। उसके भौतिक स्वरूप, उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। लेखक क्या कहते हैं कि पृथ्वी का जो भौतिक रूप है, भौतिक रूप इन द सेंस कि भाई पृथ्वी को हम माता मानते हैं, पृथ्वी को एज अ लिविंग थिंग हम ट्रीट करते हैं, राइट। तो पृथ्वी के भौतिक रूप अर्थात ये जो नदियां हैं, पहाड़ है, पेड़ है, पर्वत है, जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, ये जो प्राकृतिक रूप है, भौतिक रूप है, सौंदर्य अर्थात इनकी सुंदरता, और समृद्धि मतलब दिन ब दिन पृथ्वी पर तरक्की हो, इन सब के प्रति सचेत होना, ये सबसे बड़ा हम मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है, कर्तव्य होता है। क्लियर है, क्लियर है बेटा, इतना जल्दी बता दीजिए। क्लियर है बच्चा, हाँ प्लीज बता दो मेरे को, क्लियर हो गया है जी। हाँ जी क्लियर हो गया है। एक बार अगर क्लियर है तो वो अंगूठे वाला इमोजी भेज देना जिसको आप लोग लाइक कहते हो। अगर क्लियर हो गया है तो अंगूठे वाला इमोजी भेज दो जिसको आप लोग लाइक कहते हो, फटाफट। हाँ जी चलेगी, नेक्स्ट क्लास आपकी ऐप पर ही जाएगी, ठीक है। चलो 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 चलो, काफी बच्चों को डाउट रहता ना मैम क्लियर नहीं है। वंस अगेन समझा देते, काहे परेशान हो रहे हो जी, हम ही तो काहे दिक्कत। सुनो, लेखक हमारे इस निबंध में ये बताते हैं कि ये जो राष्ट्र का स्वरूप, उन्होंने निबंध का नाम रखा है, निबंध का नाम क्या रखा है, राष्ट्र का स्वरूप। तो ये राष्ट्र का स्वरूप कैसे, किसी राष्ट्र को बनाने के लिए, किसी राष्ट्र के स्वरूप को तैयार करने के लिए लेखक का कहना है 3 चीजों की आवश्यकता होती है। सचेत रहना मतलब एकदम उनके लिए तैयार रहना, तत्पर तैयार रहना, उसकी हर जानकारी रखना, सचेत रहना उसको कहते हैं, ठीक है। चलो, पहला भूमि का, दूसरा मनुष्य का, और तीसरा संस्कृति का। ये 3 चीजें अति आवश्यक है किसी राष्ट्र को बनाने के लिए, ठीक है। फिर कहते हैं जो भूमि है, सबसे पहले हम भूमि की बात करेंगे। राष्ट्र के स्वरूप की 3 चीजें बताइए, इन तीनों को अलग अलग हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो बात हुई है भूमि की, भूमि का निर्माण किसने किया है, भूमि का निर्माण ईश्वर ने किया है, ठीक है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, भगवान ने किया है, जो कि अनंत काल से, हमें खुद को नहीं पता पृथ्वी कब से है, कहां से है। वैज्ञानिकों ने भी जो जानकारी निकाली है वो भी एकदम पुख्ता जानकारी नहीं निकाली है। तो भूमि अनंत काल से, ठीक है भाई, इतने सालों से भूमि अच्छी खासी सुंदर बनी चली आ रही है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसकी हर सुंदरता के लिए, उसके रूप के लिए, मतलब उसके प्राकृतिक भौतिक रूप जो है, मतलब पर्वत पहाड़ पेड़ नदियां जो भी हैं, उनको अच्छा रखना, स्वस्थ रखना, उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना, ठीक है। और उनकी समृद्धि के लिए, मतलब उनकी तरक्की के लिए हमेशा सचेत रहना, हमेशा तत्पर तैयार रहना कि कब जब
जो जरूरत पड़ जाए हम उसके लिए कुर्बान है, मतलब उसके लिए सब कुछ कर देंगे। आवश्यक कर्तव्य ये हम मनुष्य का, ठीक है। भूमि के पार्थिव स्वरूप होता है हमारा शरीर, जैसे ये मेरा शरीर है, ये पार्थिव शरीर है जिसमें जान है, जिसमें जिंदगी है, ठीक है। तो यहाँ पर पृथ्वी को भी, भूमि को भी वही बोला गया है कि पृथ्वी पर भी एक तरीके से जान है, उसमें भी जिंदगी है। तो पृथ्वी का जो पार्थिव स्वरूप है उसके प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। मतलब पृथ्वी का जो ये शरीर है, भूमि का जो ये शरीर है, उसके लिए हम जितना ज्यादा जानकार रहेंगे, मतलब पृथ्वी पर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें कैसे इस्तेमाल की जाती है, कैसे किसकी रक्षा की जाएगी, कैसे किसको बचाया जाएगा, इन सारी चीजों की अगर हम बात करें तो जितना अधिक हम इन सब के बारे में जागृत होंगे, जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी जो राष्ट्रीयता है, मतलब हमारा जो राष्ट्र है वो बलवती होगा। बलवती अर्थात मजबूत होगा, ठीक है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। पृथ्वी को क्या बोला गया है? पृथ्वी को बेटा सच्चे अर्थों में, सही अर्थों में जितनी भी राष्ट्र विचारधाराएं हैं, ठीक है, वो जितनी भी राष्ट्र विचारधारा इन द सेंस जितना भी हम लोग राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं कि राष्ट्र को ऐसे बनाना है, अपने देश को ऐसे बनाना है, वो सबकी जननी कौन है बेटा? पृथ्वी है। अर्थात हम क्या सोचते हैं, भाई हमारे देश में सुंदर सुंदर पहाड़ है, उसको हमें बहुत सुंदर साफ सुथरा रखना है। अगर गंदगी फैलाएंगे तो वो एक तो देखने में खराब लगेंगे, दूसरी चीज वो कोई वहां पर जाएगा नहीं, ठीक है, तीसरी चीज मतलब अच्छा नहीं रहेगा। तो उसको हम साफ बनाएंगे, अगर साफ रहेगा तो लोग बाहर से आएंगे देखने, हमारी देश की कमाई भी होगी। तो जितना भी हम सोचते हैं अपने देश के लिए, और देश क्या है? पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, मतलब जो देश की राष्ट्रीयता है वो पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। निर्मूल का मतलब होता है बिना जड़ की होती है। बिना जड़ इन द सेंस कि उसका कोई नींव नहीं, ठीक है, उसका कोई बेस नहीं, उसकी कोई जड़ नहीं, बेकार है, मतलब वो ऐसी चल रही है, बिना जड़ की है, ठीक है, ठीक है, वो बिना जड़ की होती है, जो पृथ्वी से जुड़ी नहीं होती। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, मतलब राष्ट्र जितना पृथ्वी से ज्यादा जुड़ा होगा, उसकी राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा, अर्थात उतना ही देश उसको और आगे बढ़ाने के लिए सोचेगा। वो जो राष्ट्रीय भावों का अंकुर है ना, अंकुर मतलब होता बीज, वो उतना ही पल्लवित होगा। पल्लवित इन द सेंस कि वो उतना ही आगे बढ़ेगा, उतना ही उगेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत, आद्योपांत का मतलब होता है आदि और उपरांत, शुरुआत, अंत, शुरुआत से, आद्योपांत आदि और अंत, ठीक है, शुरुआत से अंत, ठीक है। इसलिए पृथ्वी की शुरुआत से लेकर अंत तक की सारी जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। मतलब ये सारी चीजें हमें जानना बहुत ही आवश्यक धर्म होगा। क्लियर है? मैम एक दिन में कितने क्लासेस होंगी? 2 क्लासेस। दो। मैम टाइम टेबल बता दीजिए। बता देंगे। और कुछ? मैम एक बात बताइए, केवल 1 क्लास चलेगी क्या? नहीं बेटा, अभी पहली क्लासेस है ना, इसीलिए अभी आपको एक क्लास दे रहे हैं, ठीक है। अभी जब बैच पे क्लासेस जैसे ही स्टार्ट हो जाएंगे, आपके एक दिन में 2 क्लासेस जाएंगी। डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चा। नहीं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि आपकी बुक में चैप्टर दिया हुआ है। अच्छा, आप लोगों को मैं पहले से बता रही हूँ, बुक बेटा आपको स्टेट बोर्ड की लेनी है, चाहे आप राजीव पब्लिकेशन की ले लो, चाहे आप अरिहंत पब्लिकेशन की ले लो, चाहे आप विद्या की ले लो, चाहे आप और कौन सा होते हैं? राजीव, विद्या, अरिहंत, एक और आती है ना, मेरे को याद नहीं आ रहा है, हाँ, लेकिन लेनी है आपको यूपी बोर्ड की स्टेट बुक लेनी है। एनसीईआरटी मत लेना बेटा, गलती मत कर देना एनसीईआरटी बुक लेकर। एनसीईआरटी बुक नहीं चलती है आपके में, ठीक है, इस चीज के लिए ध्यान रखना। और दूसरी चीज, अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो बेटा मैं आपको सामान्य हिंदी पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये साइंस स्ट्रीम की चल रही है हिंदी, है ना। यहाँ पर साहित्यिक हिंदी नहीं, मैं सामान्य हिंदी पढ़ा रही हूँ, ठीक है बच्चा। चलो आगे बात करते हैं। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। मतलब पृथ्वी की जानकारी रखना, पृथ्वी की सेवा करना, पृथ्वी को साफ सुथरा करना, जितनी भी चीजें यहाँ बताई गई ना, उसकी सुंदरता का, उपयोगिता का, महिमा को पहचानना और उसको रक्षा करना हमारा आवश्यक धर्म है, ठीक है। और ये जो कार्य है बेटा सैकड़ों हजारों प्रकार से होना चाहिए, कई प्रकार से इसको किया जा सकता है। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, मतलब पृथ्वी से जिस चीज से पृथ्वी जुड़ी हुई है, जिस वस्तु से पृथ्वी का संबंध है, ठीक है, पृथ्वी का जिस वस्तु से संबंध है,
चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। अर्थात अगर एक पृथ्वी है, उस पर एक छोटा सा घास का तिनका भी है, तो उसका भी हमें हालचाल पूछना चाहिए, हमेशा अपनी कमर कस के रखनी चाहिए। चाहे वो एक बड़े पहाड़ का हालचाल हम पूछ रहे हो, चाहे वो छोटे से घास के टुकड़े की, मतलब हमें हर एक छोटी छोटी चीजें का ध्यान रखना होगा। ठीक है। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत है। सांगोपांग मतलब उसके हर एक एक अंग का, सांगोपांग का मतलब होता है हर एक एक अंग का अध्ययन करना जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। जो एक जागरूक राष्ट्र होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा और आनंद का कार्य माना जाता है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। अब भाई हमने यहाँ बोल तो दिया कि अपने पृथ्वी को सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है, साफ बनाना है, इसकी रक्षा करनी है। ठीक है। इसकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? गांवों से नगरों में सैकड़ों केंद्र बनाए जाए, इस प्रकार से इस अध्ययन का सूत्रपात मतलब इसकी शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है। चलो, एक एक विषय की क्लास नहीं चलेगी, परेशान मत होइए बेटा। ठीक है। चलिए आगे क्या बोलते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। क्या बताया गया है कि इस पृथ्वी पर हर साल मिट्टी को, धरती को जो उपजाऊ बनाती है, कौन उपजाऊ बनाती है भाई? जो बारिश होती है ना, घनन घनन घर घोर घटा बरसे, जो बारिश होती है, जो बादल आते हैं, ठीक है, जो बादल आते हैं, जो बारिश आती है, क्या बोल रहे हो भाई? हाँ, यूपी की ही क्लास चल रही है भाई, यूपी की ही क्लास चल रही है बेटा। नोट्स मिल जाएंगे, ऐप पर मिल जाएंगे आपको। दीदू पल्लवित की और कुछ कह सकते हैं क्या? पल्लवित मतलब उगना, आग मतलब उगना, उगना कह सकते हो आप। ठीक है। ग्रामर की क्लास भी होगी अभी। जैसे आज पहला चैप्टर मैंने गद्य पढ़ा दिया, नेक्स्ट चैप्टर आपका पद्य पढ़ाऊंगी। परेशान मत होना, सारे चैप्टर धीरे धीरे एज अ एग्जाम से जितना भी आपका पैटर्न होगा उसी के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है बच्चा, परेशान नहीं होना। बुक का नेम बता देना, यूपी की स्टेट बुक लेनी है आप लोगों को, फिर चाहे राजीव पब्लिकेशन की ले लो, चाहे अरिहंत की, एनसीईआरटी मत लेना। ठीक है। ठीक है बच्चा। चलो, नहीं, ये सामान्य साहित्यिक हिंदी में भी ये चैप्टर है, बट ये सामान्य हिंदी का चैप्टर है फर्स्ट। हाँ बिल्कुल, अभी देख सकते हैं। हिंदी का तो मोस्टली चैप्टर कॉमन है, आर्ट्स और साइंस का कुछ चैप्टर्स का डिफरेंट है, ग्रामर में थोड़ा सा चेंज है बस। चलो, अब क्या बोलते हैं भाई कि जैसे हर साल बादल आते हैं, बारिश करते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ होती है, तो उन बादलों की भी जानकारी होनी चाहिए हमें, उसकी भी पूरी हर चीज पता होनी चाहिए कि कब बादल आ रहे हैं, कैसे बादल से बारिश हो रही, सारी चीजें। ठीक है। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। अर्थात उन बादलों से जो बारिश हुई है, उन बादलों के बारिश के कारण जितनी भी ये तृणलता, तृण मतलब तिनका और लता मतलब लताएं, जितने भी तिनके मतलब घास फूस, ये लताएं, और जो ये वनस्पति है, जो ये वन है, जंगल जो बन रहे हैं, इनकी भी छोटी छोटी परिचय, छोटी छोटी जानकारी का प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। क्या कहते हैं कि जब हमारे पास इस तरीके से चारों तरफ से हमारे ज्ञान के कपाट खुल जाएंगे, हमारे जितने भी केवड़िया है ना ज्ञान का अंदर भरा हुआ है, जब ये सारे खुल जाएंगे, तब हमको अपने सैकड़ों वर्षों से जो ये शून्य और अंधकार हो रखा है पूरे जीवन में, इसको साफ उजाला दिखाई देगा। क्लियर है बेटा? सॉन्ग भी सुनाएंगे भैया, काहे परेशान हो रहे हो? मैम जी एग्जाम में क्या आएगा? अरे मोरी मैया का भैया, कल एग्जाम दे जाइयो का? हम तो भूल गए थे तुम्हारा कल एग्जाम है, तभी आज से रट रहे हो कि मैम एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में क्या आएगा। बेटा 2 अप्रैल है आज, एग्जाम तुम्हारा अगले साल है 2 फरवरी में। अरे पहली क्लास की शुरुआत तो कर देने देते भैया, कि आज से हम बता दे एग्जाम में क्या आएगा। आज पेपर लीक करा दे, कहो तो आज करा दे पेपर लीक। हाँ, कहो तो आज पेपर लीक करा देते हैं हम, जैसा बोलो। हाँ
एक काम करते आज पेपर लिख करा देते, पढ़ा जाएगा बाद में हिंदी तो चलो आगे चले, चैप्टर कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट चैप्टर हमारा बड़ा मस्त होने वाला है, ठीक है। देखो ये है हमारे देवता जिन्होंने पृथ्वी का निर्माण किया, बड़ी सुंदर सी पृथ्वी है, देखो अच्छी लग रही है ना, मैंने बनाई है। चलो अब यहां से बात करते हैं कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, उनके जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। कहते हैं कि धरती माता अर्थात हमारी जो पृथ्वी है, उनके कोख में, कोख अर्थात उनके अंदर, पृथ्वी जब हम खोदते हैं तो उसके अंदर से क्या मिलता है, कोयले मिलते हैं, है ना, सोना मिलता है, चांदी मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो वही अमूल्य निधियां हैं जिनका कोई मोल नहीं लगा सकता। वो अमूल्य निधियां कहाँ है बेटा, धरती माता की कोख में है, ठीक है। इसी कारण उनको क्या कहा जाता है, वसुंधरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वसुंधरा। और उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा, आखिर उन सब से कौन परिचित नहीं होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को, न जाने कितने लाखों करोड़ों वर्षों से न जाने कितने प्रकार के धातुओं को, धातु तो जानते होगे भाई, साइंस के स्टूडेंट हो, यू नो अबाउट एजी है, ये सब तो जानते हो ना, एजी किसको कहते हैं, एमजी किसको कहते हैं। अब यहाँ पर एजी एजी वाले नहीं है कि एजी मैडम जी तुमको बुला रही है जी, एजी सुनो जी मैडम, तो ये वो वाले एजी नहीं है, यहाँ एजी का मतलब और है, ठीक है। तो साइंस के स्टूडेंट हो, धातु तो पता ही होगा, ठीक है। निधियां मतलब अमूल्य निधियां, जिसको हम लोग कह सकते हो बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात को वैसे हम निधियां कहते हैं, लेकिन यहाँ पर निधियों का मतलब पेट्रोलियम हो जाएगा, सोना हो जाएगा, जो चीजें हमें खदान से मिलती हैं वो सारी चीजें, ठीक है। तो धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है, करोड़ों वर्षों से न जाने कितने प्रकार को धातुएं पृथ्वी में अंदर एकदम सही सलामत रही है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हर दिन रात जो नदियां बह रही हैं, है ना, उसके पहाड़ों की मिट्टी जो चूर चूर करके बह रही है, उसके साथ ना जाने धरती ने, उन नदियों ने पृथ्वी को कहां कहां सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए, भावी आर्थिक अभ्युदय, अभ्युदय मतलब हमारे आने वाले भविष्य के जो आर्थिक अभ्युदय होंगे, आने वाले भविष्य की जो आने वाली जनरेशन होगी, इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। उनके लिए इन सब की जांच पड़ताल करना अत्यंत ही आवश्यक है, ठीक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। क्या कहा गया है कि पृथ्वी की गोद में जो ये जड़ है, पत्थर है, पत्थर जानते हो ना, बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर कितनी सुंदर सुंदर मतलब कह सकते हो मंदिर बनाई गई है ना, कितने सुंदर सुंदर शिल्पकारी की गई, उन पत्थरों को एक बहुत सुंदर मूर्तियों में ढाला गया। तो उन्हीं जड़ पत्थरों को काट काट कर शिल्पियों ने संवारा और उसको एक सौंदर्य का प्रतीक बना दिया, ठीक है। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रभाव में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। न जाने कितने प्रकार के, नाना मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के, अनगढ़, अनगढ़ मतलब जिसका कोई रूप ना हो, बस ऐसे 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 कोई पत्थर पड़ा हुआ है, कोई ऐसे पत्थर पड़ा हुआ है, मतलब जिसका कोई शेप ना हो, जिसको गढ़ा ना गया हो। विंध्य की नदियों में, विंध्याचल की जो नदियां हैं, मतलब विंध्य में जितनी भी नदियां हैं, उनके प्रवाह में जब वो नदियां बहती हैं, तो जब उन नदियों में सूर्य की धूप पड़ती है तो वो चिलकते रहते हैं, मतलब चमकने लगते हैं। वो जो अनगढ़ पत्थर होते हैं वो उस धूप में चमकने लगते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते, जब वो चतुर कारीगर उन पत्थरों को उठाते हैं और सुंदर सुंदर कटाव देते हैं, उसको जब काटना शुरू करते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। तब उनके हर एक कोने से एक नई नई सुंदरता और शोभा निकलने लगती है, हीरे जिसको हम कहते हैं, और वे अनमोल हो जाते हैं, वही आगे चलकर अनमोल हो जाते हैं, वही हीरे के रूप में बदल जाते हैं। और देश के नर नारियों के रूप मंडन, रूप मंडन का मतलब होता है रूप की सुंदरता को सजाने के लिए, रूप को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, वही लोग देश के नर नारी जो है अपने रूप मंडन के लिए, अपने सौंदर्य प्रसाधान के लिए, सौंदर्य मतलब सजने के जितने प्रसाधान होते हैं, उनमें उन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। वही पत्थर तो सजाते हैं, नग वगैरह जो छोटे छोटे पत्थर जपते हैं, ठीक है। चलो
अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है, हमें उन पत्थरों की जानकारी होना भी बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर से जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान है। मतलब ये आकाश है और ये पृथ्वी है, और आकाश और पृथ्वी के बीच में जितने भी नदियां हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, सागर हैं, उसमें के पक्षी, पशु, लोग, मनुष्य, जितने लोग हैं, जब तक हमें उन सब की जानकारी नहीं होगी तब तक हम सोए हुए के समान हैं। तब तक हम किसके समान है बेटा? तब तक हम सोए हुए के समान है। जब हमारे अंदर एक जिज्ञासा जाग जाएगी उनको जानने की, उनके बारे में समझने की, तब वो नई किरण है, नहीं तो हम सोए हुए के बराबर हैं। ठीक है, फिर आता है विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा किया गया है। मतलब विज्ञान को मिलाया गया और उद्यम को, उद्यम मतलब तरक्की को, ठीक है, मिलाकर राष्ट्र के एक भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा किया गया। ठाठ मतलब एक ऐसे पार्टी होती है ना, बांस वास के बना के खड़ा करते, तो पृथ्वी राष्ट्र के एक भौतिक स्वरूप को बनाया गया। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। अब जैसे हम पृथ्वी को अभी तक अच्छे से बनाते हैं, आने वाले समय में भी इनको उसी तरह प्रसन्नता के साथ, मतलब खुशी खुशी, बड़े ही उत्साह के साथ और बड़े ही बिना थके परिश्रम के साथ इसकी ऐसे ही सेवा होती जानी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही इसको आगे बढ़ाना है, मतलब इनको खराब नहीं करना है। हमारा यह ध्येय हो, मतलब हमारा यह एम हो। ध्येय का मतलब कह सकते हो गोल, कह सकते हो एम, कह सकते हो, है ना। अपना गोल, अपना एम क्या बोलते हैं? ध्येय को, अपना टारगेट, हमारा यही टारगेट हो, हमारा यही एम हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, मतलब एक देश में जितने भी हाथ हैं, अर्थात एक मनुष्य के दो हाथ हैं, तो जितने भी हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता ना हो, छूट ना जाए। रीता मतलब कोई भी इंसान अपने पृथ्वी की सेवा करने में छूट ना जाए। ठीक है, तभी मातृभूमि के पुष्कल समृद्ध और समग्र रूपमंडन प्राप्त किया जा सकता है। तभी मातृभूमि का एक सुंदर रूप पाया जा सकता है, एक सुंदर राष्ट्र पाया जा सकता है। क्लियर? अजहर खान कह रहा मैम बोरिंग क्लास, तो मैडम जी नाचे हैं कि मैडम जी गाएं? चैप्टर पढ़ाऊंगी तो वही तो पढ़ना पड़ेगा, है नहीं तो मैडम जी बोरिंग क्लास। हाँ, लक्ष्य, वेरी गुड बेटा अनिकेत। अजहर अब कैसे तुमको खुश करें, बताओ, तुम्हारा एंटरटेनमेंट कैसे करें, बताइए। तृण लता होगा, तृण का मतलब तिनका, लता मतलब लताएं, बेल जो होती हैं। पूर्ण लता तो है ही नहीं बेटा, तृण लता है, तृण लता। चलो आगे चलते हैं। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, कहा जाता है। अब मनुष्य की बात करते हैं। ठीक है, एक तो भैया ये एसी के समझ नहीं आता है, कम करो तो ठंडाने लगता है, ज्यादा करो तो गर्मी लगने लगती है। कहा चाहते हो जी? आए तुम सब जगह घूमो, हमारी तरफ ही ना फोकस करो। चलो चलो मैम ध्यान दो मेरे पर, हमारे स्कूल में एनसीईआरटी चलाई जाती है। नहीं भैया, यूपी बोर्ड में हिंदी की एनसीईआरटी नहीं है, ये गलती ना किया हो, ये गलती नहीं करना है। अभी पहली क्लास ना, इसलिए कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी, सब समझ आएगा बेटा धीरे धीरे। कम करो तो ठंड लगने, सही तो बोले हैं जी। चलो हिंदी की नोट्स बेटा जो मैं दे रही हूँ उतना ही पढ़ लो, जितना बताती जाऊंगी उतना उतना करते जाना। ठीक है, आप परेशान मत हो, बहुत अच्छा कर लोगे। ए जी, इसको पढ़ना है जी, कमेंट में तुमको अपने बाबू का हाल चाल नहीं पूछना है जी, इसको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, समझे जी। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास पीडब्ल्यू ऐप पे होगी, साहित्यिक परिचय कल की नेक्स्ट क्लास में होगी बेटा, आज सिर्फ चैप्टर हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलो। मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य जो है वो राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो, कहा जाता है कि पृथ्वी है और मनुष्य न हो
तो राष्ट्र की कल्पना ही असंभव। भैया यहाँ पर पृथ्वी बनी पड़ी है, अब यहाँ एक कोई इंसान नहीं है, तो क्या ये पृथ्वी कहलाएगी? नहीं, ये सिर्फ एक खाली स्थान कहलाएगा। जैसे मंगल ग्रह की अगर हम बात करते हैं तो मंगल ग्रह में सब है लेकिन इंसान नहीं है, तो वो बेकार है, उसको शून्य कहा जाता है। तो वही चीज कही गई है यहाँ पे। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जब पृथ्वी और लोग मिलते हैं तभी उसको राष्ट्र का स्वरूप कहा जाता है। ठीक है, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। मनुष्य के द्वारा ही पृथ्वी को मातृभूमि, मतलब उसको माता का रूप बोला गया है, मातृभूमि बोला गया है, तभी उसको मातृभूमि नाम दिया गया है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। क्या कहा गया है कि पृथ्वी माता है और जन जो है वो सच्चे अर्थों में क्या है? पृथ्वी का पुत्र है। मातृभूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूं। क्लियर है भाई? एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, एटलीस्ट 3000 वॉचिंग तो होनी चाहिए। कल कितनी थी भाई किशन सर की क्लास में वॉचिंग? कल किशन सर की क्लास में कितनी वॉचिंग थी? जल्दी से बताओ। चलो बहुत अच्छी बात है, जिनका किट आ गया और जिनका भी आना नहीं आया उनका भी पहुंच जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है, चलो मैम अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बच्चा। मैम आप मैरिड हो? ना, अभी नहीं है। 46,000? अरे झूठे 4 के थे तो आज यहाँ कहाँ गए सारे बच्चे? जब कल 4 के थे तो आज वाले कहाँ गए? मेरे को ये बताओ। है मतलब फिजिक्स और हिंदी में तुम लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ रहा है? वो फिजिक्स था, ये हिंदी, हिंदी वाले कहाँ गए सारे? हाँ, पृथ्वी गलत नहीं लिखा बेटा, उन्होंने अपने निबंध में ही पृथ्वी ऐसे लिखा है, वैसे लिखा है। हमें पता है पृथ्वी गलत लिखा है, बट यहाँ पर ऐसे ही लिखा है। साइजन का नेम ले लो। अरे मेरे बच्चों आप लोग फटाफट काम कर लो, चलो आगे चलते हैं। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी। कहा जाता है कि लोगों के हृदय में ये अगर सूत्र ही आ जाए, सूत्र कौन सा? ये वाला फॉर्मूला अगर आ जाए, वही बेटा राष्ट्रीयता की सबसे बड़ी चाबी है। ठीक है, इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यही भावना होती है जिससे एक देश के निर्माण का जो अंकुर है वो उगता है। ठीक है, यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है, जब सशक्त मतलब मजबूत तरीके से जागता है, तब राष्ट्र के निर्माण स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। तब देश के निर्माण के लिए जो आवाजें हैं वो वायुमंडल अर्थात पूरे आसमान में, पूरे वायुमंडल में आवाजें आने लगती है। इसके राइटर कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध प्राप्त करते। यही भाव होता है जिसके द्वारा मनुष्य जो है वो पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध प्राप्त करता है। जहां यह भाव नहीं है वहां जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ के बिना रहता है। ठीक है, अचेतन और जड़ बिना रहता है। जहां पर भाई ये भाव नहीं रहेगा कि पृथ्वी हमारी माता है, इनको अपनी माता की तरह ही सेवा करनी है, तब तक उनका रिश्ता एकदम बेकार है, कोई जड़ नहीं है उनके अंदर। ठीक है, बिना जड़ के। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव से मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। जिस समय पृथ्वी को मनुष्य अपनी माता समान मान लेता है, उसी समय क्या होता है? वो पृथ्वी का मन से ये इस प्रकार से प्रणाम भाव निकल के आता है। क्या निकलता है कि नमो मात्रे पृथ्व्या, नमो मात्रे पृथ्व्या, माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। ठीक है, चलो यह प्रणाम, हाँ, यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। यही जो प्रणाम करने का भाव था, भूमि और मनुष्य का एक मजबूत बंधन है। इसी मजबूत भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। भित्ति मतलब मजबूत नींव। ठीक है, इसी मजबूत नींव पर राष्ट्र का जो घर है वो तैयार किया जाता है। ठीक है, वो तैयार किया जाता है। आगे क्या बोला गया है? इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। यही जो मजबूत चट्टान होती है एक राष्ट्र का, जो आने वाला जीवन है, चिर मतलब और लंबे समय तक चलने वाला जो जीवन है वो उसी के ऊपर आश्रित रहता है, उसी के ऊपर वो टिका रहता है, मतलब उसी के आधार पर वो चलता है, उसी पर निर्भर रहता है।
इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति जो हमारे मन में भी जितने भी कर्तव्य हैं और अधिकार हैं, उनका जन्म होता है, उनका उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। जो मनुष्य पृथ्वी को माता मानता है, वही पृथ्वी पर दिए जितने भी वरदान हैं उन पर अधिकार रखता है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। किसी भी माता के लिए, मतलब अगर हमारी ही मम्मी है तो हमारे मन में अपने आप आएगा कि हम इनकी खूब सारी सेवा करें, ठीक है, हम इनकी खूब सारी सेवा करें, हम इनकी सेवा करें, हम इनकी सारी इच्छाओं को पूरी करें। तो जिस दिन, ठीक है, अभी कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है। मैम दीदू तो हमारी बात नहीं सुनता, कहा भा बताओ आयुष पांडे, बताओ जल्दी बताओ भाई। थैंक यू बेटा। यही बुक लगेगी, स्टेट बुक लीजिएगा, बस आर्ट्स में थोड़े से चैप्टर एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। अपनी अपनी इंस्टा आईडी भेजो, हम भेजिए अपन आईडी, हमार पूछ ला पहले का आईडी बा। हाँ, पीडब्ल्यू ऐप पे नेक्स्ट क्लास जाएंगे, आप परेशान मत हो। फर्स्ट क्लास आपकी सारे सब्जेक्ट की पहली क्लास इस पे फ्री जाएगी, ठीक है। मेरा नाम पूजा मिश्रा है बेटा। अगर आपके में बेटा एग्जाम में ना नॉर्मल ऐसे पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन आएंगे गद्यांश आधारित, तो गद्यांश में जैसा पृथ्वी लिखा होगा वैसा ही आप लोग लिख के आइएगा, ठीक है, ठीक है। ऑफिशियल बॉय, ठीक है, जरूर मिलेंगे। लव यू टू बच्चा। गोलू मोलू हाँ, यूपी बोर्ड की बुक लेनी होगी बेटा आपको, ठीक है। अरे भाई मेरी आईडी, मेरा नाम ही है, पूजा मिश्रा ही डालोगे वही है। चलो मैम आपको भोजपुरी आती है? हाँ हमको आती है भोजपुरी भैया, आती है। चलो ठीक है। किट है ना वो उनके लिए ना, किट तो इन्फिनिटी प्रो वाले बच्चों के लिए। पूजा मिश्रा नाम है बेटा मेरा, पूजा मिश्रा। चलो आगे चले। हाँ, वह एक निष्कारण धर्म है, मतलब उसका अगर हम अपनी माता की सेवा करते हैं तो उसमें हमारा कोई कारण नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता, वो निष्कारण काम है हमारा। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। अगर कोई माता किसी पुत्र से स्वार्थ बस प्रेम करती है तो उस पुत्र के आधे खत्म होने को सूचित करता है, मतलब उसका पतन शुरू हो गया। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। जो मनुष्य मातृभूमि के साथ अपने संबंध बनाना चाहता है उसको पहले अपने सारे कर्तव्य को जानना होगा, ठीक है। चलो मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम भैया पूजा मिश्रा है। नाम लिख दूं बड़ा बड़ा मैं? ये देखो, ये दिख रहा है, पूजा मिश्रा, यही है मेरा नाम, ठीक है, यही मेरा नाम है। चलो, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। कोई माता अपने पुत्रों को भेदभाव नहीं करती, सबको एक बराबर जानती है, ठीक है, चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, इसी तरह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग एक समान है, बराबर है, ठीक है। और उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, जो मातृभूमि को आगे बढ़ाने के साथ जुड़ा हुआ है, वह समान अधिकार का भागी है, वो भी उसी समान का अधिकार का भागी है बेटा। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले जितने लोग हैं उनका विस्तार अनंत है, मतलब लोग आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, वो कभी खत्म नहीं होगा। लोगों का आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, ठीक है, इसका विस्तार कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। हेलो मिश्रा, का हाल बा? बढ़िया बा हो, ई बढ़िया लाग, तू हमें मिश्रा जी बोला वो बढ़िया है, मिश्रा जी बोलो वो सबसे अच्छा। मैम हटाओ, तुम सब लोग आज के बाद मेरे को मिश्रा जी बोलोगे। और मिश्रा जी क्या हाल चाल, ठीक है। चलो, इसका विस्तार
विस्तार अनंत है, नगर और जनपद बने हुए हैं, पुर और गांव है, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए, मतलब पृथ्वी पर हर जहां जितने भी जगह है, जितनी भी जमीनें दिखेंगी वहां कहीं ना कहीं लोग दिखेंगे दिखेंगे, मतलब जनों से भरा हुआ है। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। जितने भी मनुष्य हैं ये अलग अलग प्रकार की भाषा बोलने वाले हैं, अलग अलग प्रकार के धर्म मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं, तब भी इनको मातृभूमि का पुत्र कहा जाता है। और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है, इसी कारण उनका जो आपसी प्रेम है, जो सौहार्द भाव है, वो अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, मतलब रहने के तरीके से, पहनावे के तरीके से, सभ्यता के कारण लोग आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं होगा। मतलब मातृभूमि से जो उनका संबंध है उसमें कोई भेदभाव नहीं होने वाला, वो चाहे आपस में कितना भी कर ले, लेकिन मातृभूमि के लिए वो सदैव एक समान है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। पृथ्वी का जो ये विशाल प्रांगण है, आंगन है, प्रांगण का मतलब होता है आंगन, ये जो विशाल आंगन है बेटा, यहाँ पर सारी जातियां एक समान है, ठीक है। समवय के मार्ग पर, समवय मतलब होता है समानता के मार्ग पर, समानता के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। समानता के मार्ग पर खूब तरक्की करो, खूब उन्नति करो, सबको एक प्रकार समान अधिकार मिला है, ठीक है। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता, किसी मनुष्य को पीछे छोड़कर कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए, इसीलिए हमें राष्ट्र के हर एक अंग की खबर लेनी चाहिए, शुद्ध लेनी चाहिए। सौहार्द मतलब आप कह सकते हो प्रेम, कह सकते हो हृदय से पूर्ण, ठीक है। राज के शरीर के एक भाग से यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है, अगर मान लो ये पृथ्वी है और उसके एक हिस्से में कोई कमजोरी आ गई है, वहां चीजें अच्छी नहीं हो रही है, ठीक है, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश से असमर्थ रहेगा, तो पूरी पृथ्वी पर इसके कारण दिक्कत होने वाएगी, ठीक है। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावनाओं से संचालित होना चाहिए, मतलब संपूर्ण राष्ट्र को एक जैसा देखें, एक जैसे तरक्की करें, एक जैसे उनका सारा मतलब चीजें सुधारे, उनकी तरक्की करें, वहां डेवलपमेंट लाए, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं करना चाहिए, क्लियर। चलो आगे चले बेटा, पीडीएफ मिल जाएगा बैच पे। जन का प्रवाह अनंत होता है, अभी जैसे मैंने बताया लोगों का आना जाना लगा रहता है, अनंत होता है। सहस्रों वर्षों से भूमि के साथ, सहस्रों मतलब हजारों वर्षों से, ठीक है, हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाद में प्राप्त किया है। तादाद में मतलब तालमेल भी कह सकते हो, ठीक है, समानता भी कह सकते हो। हजारों वर्षों से लोग पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देंगी, अर्थात जब तक सूर्य की किरणें हर सुबह, जब तक सूर्य की किरणें हर सुबह भुवन अर्थात पृथ्वी को, भूमि को अमृत से भर देंगी, अर्थात रोशनी से भरती देती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, तब तक राष्ट्रीय जन का जो जीवन है वो अमर रहेगा। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। इतिहास देखेंगे तो न जाने कितने उतार चढ़ाव आए हैं, पृथ्वी पर युद्ध हुए, लड़ाई हुई, बहुत कुछ हुआ, तब भी इंसान उन सबसे जीत कर, लड़कर आगे बढ़ता चला आ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, ठीक है। लोगों का जो संततवाही जीवन है वो नदी के बहाव की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है, जिसमें कार्य करने से, मेहनत करने से ही उत्थान के लिए अनेक घाट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पृथ्वी माता है जिनके लिए हर जन एक समान है, ठीक है। गुडीज मिल जाएंगे बेटा, परेशान मत हो आप लोग। एनसीईआरटी नहीं लगेगी, हम पहले ही बता रहे हैं। तो यहां तक तो हमने जन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे बेटा संस्कृति के बारे में। किसके बारे में? संस्कृति के बारे में। तो दो चीजें हमने पढ़ ली, भूमि पढ़ ली, जन पढ़ लिया, राष्ट्र निर्माण की दो चीजें पढ़ ली, ठीक है। अब तीसरी हम पढ़ेंगे किसकी बेटा? तीसरी हम पढ़ेंगे भूमि के बारे में। जा रही, क्या हुआ मैम? आज आप बहुत अच्छी लग रही है। मैम रोज अच्छी लगती है जी, रोज देखा करो, रोज मैम सुंदर लगेंगी, समझे? ये कौन भैया सैलरी 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 लिख रहा है? दे रहे हो क्या? अल्लाह हमको भी दे दो, एक्स्ट्रा हो तो। मिश्रा दीदू बोलेंगे, बिल्कुल जो मन हो वो बोलो। हेलो खुशबू, हेलो।
जा बिट्टी खुशबू, तई खुशबू दे आवा उनका, लागत गंधा थे तवे आए, कब से खुशबू खुशबू चिल्ला रहे हैं, गधा नहीं तो। पढ़ लो भैया पढ़ लो, नालायक इंसान, पढ़ने आए हो, खुशबू खुशबू ना करो। चलो लास्ट टॉपिक इसमें का बचा हुआ है संस्कृति, ठीक है, संस्कृति का पढ़ लेते हैं। गाना भी सुनाएंगे, अभी परेशान ना हो, अभी तुमको बहुत सारी चीजें बतानी है, काहे परेशान हो रहे हो, हैं? जस्ट अ मिनट, तुम लोगों को मैं बता देती हूँ, कोई भी दिक्कत कैसी भी दिक्कत होती है तो आप लोग मुझसे यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट कर लेते, फिर बताती हूँ आप लोग कैसे कनेक्ट करोगे, कैसे कांटेक्ट करोगे। चलो, राष्ट्र का तीसरा अंग होता है जन की संस्कृति। संस्कृति क्या होती है बेटा? उनका रहना, उनका व्यवहार, उनका आचरण, ठीक है, उनका व्यवहार, उनका आचरण। मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया, जो ये सभ्यता युगों युगों से बनाई गई है, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है, ठीक है, वही उसके जीवन का सांस लेना आना जाना यही है। मतलब सभ्यता और संस्कृति के कारण ही मनुष्य यहाँ पर रह रहा है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। कबंध मात्र होता है बिना सिर का शरीर, बिना सिर का शरीर, बिन मुंडी का भूत, समझे? बिना संस्कृति के मनुष्य सिर्फ बिन मुंडी के भूत के समान है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, संस्कृति ही मनुष्य का क्या है? दिमाग है, मस्तिष्क है, ठीक है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। संस्कृति का विकास होगा, उसका अभ्युदय होगा, तभी राष्ट्र की वृद्धि भी संभव होगी, ठीक है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्र के अगर समग्र रूप को बनाया जाए तो भूमि और जन के साथ साथ संस्कृति का भी अत्यधिक स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। अगर संस्कृति ना रहेगी तो राष्ट्र का अंत समझ लीजिए, लोप समझ लीजिए, ठीक है। जीवन के विटप, विटप मतलब होता है वृक्ष। जीवन के वृक्ष का जो पुष्प होता है वो संस्कृति है। जीवन का जो पेड़ होता है उसका जो फूल है वो संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित होता है। संस्कृति की सुंदरता में ही राष्ट्र की सुंदरता समाई होती है, मिली होती है, ठीक है बच्चा। चलो उसके बाद 7 लाइन्स में भाई, ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। मतलब ज्ञान के साथ साथ कर्म करना ही, दोनों का ही मिलन क्या होता है? इसी पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा क्या होती है बेटा? संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, मतलब भूमि पर रहने वाले जो लोग हैं, ज्ञान के क्षेत्र में जो उन्होंने सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो उन्होंने बनाया है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं, ठीक है। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। जीवन का जो विकास हो रहा है उसकी युक्ति संस्कृति के रूप में आती है, किस प्रकार उसका विकास हो रहा है, ठीक है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। हर जाति उन्हीं संस्कृति से प्रेरित होती है और नई नई संस्कृति का निर्माण भी करती है, ठीक है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक सांस्कृतिक राष्ट्र में विकास विकसित होती है। इसीलिए हर जाति में हर मनुष्य की अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार पृथक पृथक मतलब अलग अलग संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती है, अलग अलग संस्कृतियां राष्ट्र में बनाई गई हैं। परंतु उन सब का मूल आधार, उन सब का जो सबसे बेस रहता है, मूल आधार जो रहता है, पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर होता है। वो समानता पर और समानता के ऊपर निर्भर होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। मैम बोरिंग हो रहा है, बट बस एंड है, परेशान मत हो, बस एंड है, ठीक है। अच्छा चलो आगे चले। मैम आई एम संस्कृति जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोध स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जैसे एक जंगल है, बहुत प्यारा एग्जांपल दिया, ठीक है। एक जंगल है, इसमें बड़े बड़े पेड़ भी हैं, ठीक है, इसमें आपके छोटे छोटे पेड़ भी हैं, ठीक है, वहीं पर बहुत सारी लताएं भी हैं,
वही छोटे छोटे घास के मैदान भी कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो ये सब अपने अपनी जगह पर अपने अपने तरीके से उग रहे हैं, लेकिन एक जंगल में रह रहे हैं। उसी प्रकार इस देश में, एक राष्ट्र में अलग अलग संस्कृतियों के लोग, अलग अलग जाति के लोग एक साथ रहते हैं, मिलकर रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन में ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। जिस प्रकार अलग अलग नदियां जाके समुद्र में मिलती हैं, उसी प्रकार बेटा अलग अलग जनजातियां, लोग संस्कृति के रूप में एक रूप में आ जाते हैं, समानता के रूप में आ जाते हैं। ठीक है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। कुछ लोग साहित्य लिखकर, कुछ लोग कला के द्वारा, कुछ लोग नृत्य के द्वारा, कुछ लोग गीत के द्वारा, कुछ लोग हंसी मजाक के द्वारा, अलग अलग रूपों में राष्ट्रीय के जो लोग होते हैं अपने एक मानसिक भावों को, ठीक है, मैं बहुत अच्छी लग रही है मैम, थैंक यू बेटा, पर इतना गुस्सा होकर खूब बता रहे हो, अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा को जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। मतलब आत्मा को जो सबसे विश्व में सबसे बड़ा आनंद भाव है वो इन्हीं रूपों में दिखाया जाता है। यद्यपि ब्राह्मण रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, बाहरी रूप से देखें तो अनेक लक्षण दिखाई देंगे, ठीक है, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता रहती है। अंदर से वो सारे एक ही चीज को आनंद ले रहे हैं, वो खुशी प्रकट कर रहे हैं अपने, वो एक सूत्रता रहती है। ठीक है, हाँ, सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब में आपकी एनसीईआरटी लगेगी बेटा। ठीक है बच्चा, हिंदी सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब में आपके एनसीईआरटी लगने वाली है। जो व्यक्ति सहृदय, जो व्यक्ति हृदय के साथ और वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, हृदय के साथ संस्कृति के हर आनंद पक्ष को, हर खुशी के पक्ष को स्वीकार करता है, उससे आनंदित होता है, उससे खुश होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र की स्वास्थ्य कार्य है। वही जो भावना होती है एक लोगों की, जो राष्ट्र बना, लोगों द्वारा जो राष्ट्र बनाया गया है वो सबसे स्वास्थ्यकर होता है, स्वास्थ्य होता है, मतलब स्वस्थ होता है, हेल्दी वेल्दी होता है। ठीक है, गांवों और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोक गीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है। गांवों के और जंगलों में जो लोग गाने बनाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं, ठीक है, तारों के नीचे जो कथाएं लिखी जाती हैं, उन सब में संस्कृति का कभी ना मिटने वाला अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से आनंद भरपूर मात्र प्राप्त हो सकती है, जहां पर बहुत सारी खुशियां प्राप्त होंगी। ठीक है, राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय संस्कृति में उन सब का परिचय जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, उन सब का स्वागत करना चाहिए। ठीक है, और लास्ट में क्या कहते हैं, लास्ट में हमारे लेखक कहते हैं भाई कि पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया, मतलब हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अपने चरित्र और धर्म विज्ञान में, साहित्य में, कला में और संस्कृति के क्षेत्र में जितना भी पराक्रम किया, जितनी भी चीजें की हैं, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं, उनको बड़े ही गर्व के साथ, गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। उसका जो तेज है अपने भविष्य में उनको सामने देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, यही राष्ट्र को आगे बढ़ाने का स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं, जहां अतीत को वर्तमान पे बोझ नहीं बनने देंगे, और जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, जहां हमारा जो भूत है वो वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान की पुष्टि करके आगे बढ़ना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। अपने वरदान को पुष्ट करके आगे बढ़ना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। अब मैं बता रही हूं आप लोगों को कि आप लोग मुझसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा पूरा चैप्टर था और मैंने एक इमेज भेजी है, एक स्लाइड लेके उसको लगा दो तुरंत। ठीक है, चलो भाई, चैप्टर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में रिवीजन होगा, क्वेश्चन आंसर होंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी। और भाई जो बच्चे अभी भी नहीं जान पाए हैं कि मेरा नाम क्या है, तो बेटा लोग, मेरा नाम है पूजा मिश्रा। ठीक है, मैंने फिर से बता दिया, मेरा नाम है पूजा मिश्रा। ठीक है, और क्लास में ये इंस्टा आईडी दे दो, बेबी सोना क्या कर रही हो, बाबू तुम कैसी हो, ये सब छोड़ दो, नहीं बहुत मारेंगे तुम लोगों को, हैं? ये सब चीज बाद में करा करना, पहले नहीं किया जाता है। पढ़ लो, आफ्टर 12th खूब पूछना हाल चाल। ठीक है, मजा नहीं आ रहा है, बस थोड़ी देर रुक जाओ, अभी मजा दिलाते हैं यहाँ पे तुमको हम, बस 2 मिनट रुक जाओ, है ना। चलो भाई, तो तुम लोगों को मैं बता देती हूँ कि तुम लोग मुझसे कैसे कनेक्ट करोगे, और भागना नहीं है कहीं, पूरी क्लास देख के जाओ। ठीक है, अभी पहली क्लास, जितने सारे सब्जेक्ट की जो पहली क्लास है, एक हाँ अगले पेज पे, एक और पेज लो,
एक और पेज लो, हाँ दूसरे पेज पे लो, इस पे नहीं, इस पेज पे नहीं, दूसरा पेज लो, ठीक है। तो भाई आप लोगों को अगर मुझसे कनेक्ट करना है तो ये मेरा टेलीग्राम पेज है, आप इस पे जुड़ जाइएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस टेलीग्राम पेज पे आप लोग जुड़ जाइएगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को मिल जाऊंगी, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी होगी, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मैम से पूछना है कुछ भी, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसी पे मैं आप लोगों को मिल जाऊंगी, ठीक है। मैम ये अलग अलग पैराग्राफ है, हाँ जी, तो ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया भाई, है ना। तो इस पे ये मेरा टेलीग्राम चैनल, आप इस पे जाकर सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जिन बच्चों ने अभी बैच नहीं लिया बेटा, ये तो शुरुआत है, ये तो पहली क्लास है, नेक्स्ट क्लास हमारी बैच पे जाएगी, और अभी से ही आपको तैयारी शुरू करनी होगी। अगर आप तैयारी अभी से नहीं करोगे तो बेटा कैसे आप अगले साल रैंक 1 का सपना देख पाओगे। सपना अगर रैंक 1 का है तो तैयारी अभी से जुड़ना करना होगा, और उसके लिए आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना होगा। ये तो पहली क्लास थी, फ्री मिल गई, यूट्यूब पे पढ़ा दिया, बट नेक्स्ट क्लास हमारी ऐप से ही चलेगी बेटा, और ऐप पर आने के लिए आपको ऐप में हमारे साथ जुड़ना होगा। तो फटाफट आप लोग सारे लोग जाकर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, शुरुआत हो चुकी है, और अगर बहुत लेट करेंगे तो बेटा आपका बैकलॉग लग जाएगा, फिर पीछे की चीजें कवर करने में ज्यादा ज्यादा टाइम बर्बाद होगा, है ना। चलो होमवर्क, होमवर्क आपका है, होमवर्क है भाई, पाठ को दोहराए, पढ़ लेना बस, ठीक है, आज इतना ही होमवर्क है आपका। तो भाई ये थी हमारी आज की क्लास, बच्चों की डिमांड है गाना गाने की, तो एक गाना सुनाऊंगी जो मेरा लास्ट तक के लिए, कि जब तक आप लोग यहाँ रहोगे तब तक के लिए है, ठीक है। ओ नील गगन के दीवाने, तू प्यार न मेरा पहचाने, मैं तब तक साथ चलूं तेरे, जब तक न कहे तू मैं हारा, इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, कि नाम तेरा जल की धारा, ठीक है। तो मेहनत करो, आगे बढ़ते रहो बेटा, और ऐसा ही हौसला लास्ट तक बनाए रखना है, ठीक है। और एक बार जल्दी से भाई स्क्रीनशॉट मार लो कि आज की क्लास कैसी लगी, मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना मेरे को, अपने इंस्टा पे स्टोरी डाल देना कि क्लास कैसी लगी विद दिस इमेज, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, और सारे बच्चे मेंशन करना फटाक से जाके मेरे को, है ना। स्टोरी डाल दूंगी तुम लोगों की, हाँ आज की क्लास में मजा आ गया, पहली क्लास थी भाई, कुछ रोला तो बनना चाहिए ना, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला, सॉरी पेन रख लेते ना, 2-3 पोज मार लेते हैं। तो फटाक से जाके मेंशन कर देना आप लोग मेरे को, ठीक है। और ऐसी क्लास के साथ बेटा मैं मिलूंगी आप लोगों से अगली बार, रेडी रहिएगा, मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। चला जाए फिर, मैम एक शायरी हो जाए अगली क्लास में, बहुत हो गया इस बार का एंटरटेनमेंट खत्म, ठीक है। चलो चलते हैं, ठीक है, मिलते हैं भाई, जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।